चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोग 3 देश के बारे में मेनली पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और फ्रांस में खास करके यहाँ फ्रांस की क्रांति को हम ज्यादातर जो है पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देना, अगर फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बताए थे तुमको कि फ्रांस में कितनी क्रांति होती है। एक बार हम पीछे वाला चीज थोड़ा सा जो है शॉर्ट में बताते हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बताए थे तुमको फ्रांस की क्रांति, याद करो क्या बताए थे? फ्रांस की क्रांति। और तुमको बताए थे कि फ्रांस में 3 बार क्रांति हुआ। कितनी बार क्रांति हुआ? 3 बार क्रांति हुआ। और फ्रांस में जो 3 बार क्रांति हुआ, तीनों क्रांति के बारे में हम थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं। पहला जो है 1789 में क्रांति हुआ, याद करो। पहला क्रांति कब हुआ फ्रांस का? 1789 में। और दूसरा क्रांति जो है वो 1830 ईस्वी में होने वाला है। और मतलब और फिर अगला क्रांति जो है 1848 ईस्वी में होगा, है कि नहीं? तो हम लोग 1789 वाला पढ़ लिए। और याद करो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, आखिर क्यों हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति यहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ का जो राजा था, खास करके फ्रांस में क्रांति होने का मेन वजह था कि फ्रांस का जो पहले राजवंश था, ये बुर्बो राजवंश चलता था फ्रांस में। कौन सा वंश? बुर्बो राजवंश। और जब बुर्बो राजवंश चलता था तो यहाँ का राजा जो है, जैसे जो भी राजा यहाँ पर आता था सब कैसा था? निरंकुश शासक था। तो चला हम यहाँ एक चीज बता रहे थे कि फ्रांस में जो है, फ्रांस में एक वंश चलते आ रहा था और उस वंश का नाम क्या था? याद करो, बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश के जितने भी राजा हुए वो कैसा राजा था? तो वह निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा था जो जनता का हित कभी नहीं चाहता था, है कि नहीं? जब जनता का हित नहीं चाहता था तो जनता इससे परेशान हो चुका था। और याद करो जब फ्रांस में हम राजाओं का एक सूची देखते हैं तो पहले राजा था लुई 14वां, था ना, लुई 14वां। और लुई 14वां से हम स्टार्ट करते हैं तो लुई 14वां क्या था? उसका कथन ही ऐसा था कि मैं ही राजू और मेरा इच्छा ही जो है कानून है। अब इस तरह का विचार रखने वाला को तुम समझ सकता है कैसा राजा होगा, है कि नहीं? अपने विचार में ही मतलब जो है अपने आप को ही सब कुछ मानता था। लुई 15वां भी कम नहीं था, ये भी कम नहीं था, ये भी इसका भी वही मानना था कि हम ईश्वर का ही दूत है कि नहीं? फिर आ गया लुई 16वां। लुई 16वां तो थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया जनता को, है कि नहीं? ज्यादा ही जनता को परेशान कर दिया। लुई 16वां क्या करता था? जनता को परेशान करता ही था, जनता को ऊपर मान लो जो अंकुश लगा के रखता ही था। साथ साथ जो भी पैसा आता था राजकोष में, अब राजकोष में पैसा जमा होता है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, लेकिन ये क्या करता था? अपनी पत्नी के ही ऊपर सारा पैसा खर्च कर देता था। तो वहाँ की जनता जो है, याद करना, लुई 16वां की जनता जो है, कहाँ की जनता? फ्रांस की जनता, ये सब देख करके तंग आ चुका। और तंग आ गया तो लुई 16वां को और उसकी पत्नी को, दोनों को जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया। और गिलोटिन पर जब चढ़ा दिया तो इसी घटना को हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति से जानते हैं? फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये क्रांति हुआ तुम्हारा 1789 ईस्वी में। कब ये हुआ ये क्रांति? 1789 ईस्वी में ये क्रांति हुआ। और उसके बाद लुई 16वां के जस्ट बाद, तुमको पता होगा लुई 16वां के जस्ट बाद जब ये क्रांति हुआ तो लगभग काफी समय तक वहाँ कोई राजा नहीं आया, है कि नहीं? काफी समय तक क्या फ्रांस में क्रांति होने का कारण यही था कि लुई 16वां मनमानी करता था, साथ में उसका सारा राजकोष का पैसा जो है पत्नी के ऊपर लुटा रहा था, है कि नहीं? जब लुटा रहा था तो जनता जो है तरस आकर के इससे जो है जब परेशान होकर के जनता क्या किया? दोनों को, लुई 16वां को भी और उसकी पत्नी को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। यानी वो जो जिसमें जानवर को काटा जाता है ना, उसमें चढ़ा के इसको गला को रेत दिया, काट दिया, है कि नहीं? और ये क्रांति जो हुआ, ये जो घटना हुआ 1789 को, इसलिए इसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं। और इस घटना के बाद काफी समय तक वहाँ कोई राजा बनना नहीं चाहता था, है कि नहीं? सबको डरता कि कहीं हमारे साथ वैसा ही ना हो जाए। तो 1789 से तुमको पता होगा कि 1804 तक वहाँ की गद्दी पर कोई नहीं बैठा, यानी फ्रांस का गद्दी जो है, फ्रांस की गद्दी खाली था। कब से कब तक? तो 1789 से लेकर के 1836 तक गद्दी क्या था? फ्रांस की गद्दी खाली था। और जब खाली था तो इसके बाद 1804 में एक आदमी हिम्मत करके आया, और वो आदमी का नाम क्या था? तो नेपोलियन। और तुमको सुना, अब नेपोलियन के बारे में बताए थे। नेपोलियन, इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। और इस नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म याद है ना, 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। और इसकी मृत्यु जो है 5 मई 1821 ईस्वी को हुआ था। और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये जो क्या हुआ, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, सुना ध्यान से, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये जो है एक सेनापति था। और ये सेनापति ऐसा था कि 24 साल के एज में, यानी 24 वर्ष में ये जो है सेनापति बन चुका था। कई साल के एज में? 24 साल के एज में ये सेनापति बन चुका था। यानी एक तरह से कहो तो अगर पूछा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक योग्य सेनापति था। कैसा था? योग्य सेनापति। योग्य सेनापति मतलब समझ रहा है? एक बढ़िया सेनापति था। सेनापति उसको कहते हैं जो सेनाओं को लीड करता है। तो इसमें वो काबिलियत था, और सेना को लीड करते हुए इसमें इतना पावर था कि फ्रांस की जनता को भी मतलब अट्रैक्ट करके रखता था, है कि नहीं? वहाँ की जनता के को भी जो भी दुख दर्द होता था उसको वो दूर करने का कोशिश करता था। और ये अपने भाषण से वहाँ की जनता को प्रभावित किया। और अंत में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में जो है, 1804 ईस्वी में फ्रांस का क्या बन जाता है? तो फ्रांस का राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? याद करो। तो 1804 ईस्वी में वो फ्रांस का कौन बन जाता है? फ्रांस का राजा। तो नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बन जाता है तो वह जो है वहाँ पर 1804 ईस्वी में एक नियम लगाता है, मतलब एक नियम बनाता है। और नियम का जैसे संविधान होता है ना, वैसे ही नियमों का एक मतलब जो है एक दस्तावेज तैयार करता है। और वो जो दस्तावेज तैयार करता है उसी को हम कहते हैं नेपोलियन संहिता। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? और ये नेपोलियन संहिता किसके द्वारा बनाया गया था? नेपोलियन के द्वारा। इसमें क्या था लिखा हुआ? इसमें जो है वहाँ की जनता के लिए, है कि नहीं? नेपोलियन संहिता में वहाँ पर लिखा था कि जनता को जो भी परेशानी था उसको दूर करने का उपाय था, यानी कहने का मतलब नए नए नियम कानून उसमें लिखा गया था। और ये नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था। नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, लागू किया गया था ना। और जब नेपोलियन संहिता, तो वहाँ पर जो है एक चीज तो बताया गया कि नेपोलियन के राज में जो है फ्रांस की जनता खुश था, है? फिर वही कर रहा है।
तो क्या करें, नेपोलियन के राज में जो है जनता बहुत खुश था, है कि नहीं, जनता का परेशानी सोल्व हो रहा था, है कि नहीं, जनता को जो गरीब वर्ग के लोग थे उस पर जो है ज्यादातर नेपोलियन का ध्यान रहता था, क्योंकि संख्या उसी की ज्यादा होती है। किसी भी देश में गरीबों की जनसंख्या ज्यादा होता है, किसानों की, मजदूरों की संख्या ज्यादा होता है, और नेपोलियन उस पर काम करता था। और यही नहीं किया, उसके साथ साथ जो है जितना भी टुकड़ा में बटा हुआ था फ्रांस, जहां जहां अलग अलग था, उसको भी जोड़ करके एक कर लिया। तो ये सब काबिलियत था इसमें, तो एक कर लिया तो वहां का जनता कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा खुश था, है कि नहीं। और जब ये फ्रांस में जो है नियम कानून सही कर दिया, तो इसका मन हुआ कि हम कहा यूरोप का और सब देश में भी अपना शासन स्थापित करें। कहाँ स्थापित करें, तो यूरोप का अन्य देश में। और जब ये लोभ इसका बढ़ गया, तो फ्रांस को छोड़कर बगल अगल वाला देश पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, बगल अगल वाला देश पर भी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। जब आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका नजर जो नेपोलियन पर जो है मेटरनी का नजर पड़ गया, मेटरनी के नजर पड़ गया। और मेटरनी याद करो, मेटरनी कौन था, मेटरनी कौन था, तो मेटरनी जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनी कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो मेटरनी का जब नजर पड़ा, और मेटरनी के बारे में क्या जानता है तुम, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर हुआ करता था। कौन था ये, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर हुआ करता था। क्या वो देखा है कि अगर नेपोलियन का, हाँ, चांसलर कहते हैं जो कि वहाँ को संभालता है ऑस्ट्रिया को, मान लीजिए जैसे आजकल प्रधानमंत्री होता है ना, राष्ट्रपति होता है ना, तो वहाँ का हेड को कहते हैं चांसलर कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया देश को संभाल रहा था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनी, मेटरनी के वजह पर ही पूरा ऑस्ट्रिया टिका हुआ था, ऑस्ट्रिया चल रहा था। और मेटरनी जो है याद रखना, ये जो है प्रतिक्रियावादी था। कैसा था, प्रतिक्रियावादी नहीं, कोई घोर प्रतिक्रियावादी था। और घोर प्रतिक्रियावादी मतलब क्या हुआ कि जनता अगर कुछ भी करना चाहेगा, है कि नहीं, तो उसको ये दबाने का भरसक प्रयास करता था, है कि नहीं। प्रतिक्रियावादी किसको कहते हैं, मान लो जनता अगर चाहेगा कि हम यहाँ से तो मतलब अच्छा काम करें, तो वो जो है रोकने का प्रयास करता था। कोई अगर मान लो कि राजा पर आवाज उठाएगा, तो उसको दबाने का प्रयास करता था। घोर प्रतिक्रियावादी था तथा, याद रखना, घोर प्रतिक्रियावादी था तथा ये क्या था, तो ये जनता के विचारों को दबाने का पूरा प्रयास किया। जनता के विचारों को, मतलब जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया, विचारों को दबाया। और यही नहीं किया, विचार को दबाने के साथ साथ ये जो है पुराना विचारों का समर्थन था, है कि नहीं। कैसा व्यवस्था का, तो पुरातन व्यवस्था का ये जो है पक्षधर था। कैसा, तो पुरातन व्यवस्था मतलब समझ रहा है ना, पुरातन व्यवस्था मतलब इसका कहना यही था, इसका कहना था कि जो है फ्रांस में मतलब कहीं भी जहां भी ये बने, तो पहले वाला ही शासन चलते रहे, कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। शासन करना मतलब इसका कहना क्या था कि किसी भी देश में शासन करो लेकिन बदलाव नहीं करो, परिवर्तन नहीं करो। तो ये पूछ देगा क्वेश्चन कि किसका नीति था कि शासन करो पर बदलाव नहीं करो, शासन करो पर बदलाव या परिवर्तन नहीं करो, है कि नहीं। ये किसका नीति था, परिवर्तन ना करो, नहीं करो, है कि नहीं। ये मेटरनी का नीति हुआ करता था, यानी कहीं पर भी शासन करना है लेकिन वहां पर कुछ चेंज नहीं करना है, कोई अच्छा नियम कानून वहां पर लागू नहीं करना है। उसके साथ साथ मेटरनी के बारे में, मेटरनी के बारे में और क्या क्या बात बताया, मेटरनी का ही कहना था। एक और क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक, देखो मेटरनिक ने फ्रांस के बारे में भी एक बात क्या बोला था, क्या बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है। और पूछेगा ये क्वेश्चन क्या, मतलब ये कथन किसका है, तो मेटरनिक का। क्या कहना था कि फ्रांस जब छींकता है, फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप क्या होता है, तो पूरा यूरोप सर्दी, तो पूरा यूरोप को जो है सर्दी जुकाम आ जाता है, सर्दी जुकाम आ जाता है। ये कथन किसका है, पूछेगा ये कथन। ये जो कथन है तुम्हारा, ध्यान देना, ये जो कथन है ये कथन मेटरनी का है। ये कथन किसका है, ऐसा क्यों कहा, तो ये इसका मतलब स्पष्ट है, इस कथन से स्पष्ट है कि मेटरनिक जो है फ्रांस को जो है बेकार समझता था। फ्रांस को क्या समझता था, बेकार ही नहीं समझ रहा है। क्या कहता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब कथन से स्पष्ट लग रहा है कि ये जो है फ्रांस को बेकार समझता है। तो अब ये सब कथन था मेटरनिक का। तो सोच सकता है, इस नीति से तुम समझ सकता है कि मेटरनिक कैसा आदमी होगा, है कि नहीं। मेटरनिक जो है कितना मतलब खराब, कभी ये जो है व्यवस्था परिवर्तन करना ही नहीं चाहता था। ये चाहता था जैसा व्यवस्था है वैसा ही रहे हमेशा, है कि नहीं। और जब ये क्या हुआ, ये देखा कि नेपोलियन बहुत आगे बढ़ रहा है, लिखना नहीं अभी सुनो, नेपोलियन जब प्रसिद्धि पर जा रहा है, नेपोलियन बहुत फेमस होते जा रहा है, तो ये क्या किया, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। और युद्ध का घोषणा डायरेक्ट नहीं किया, इन्होंने सबसे पहले एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया, एक सम्मेलन बुलाया। इसको वियना सम्मेलन भी कहते हैं, और याद रखना इसको वियना कांग्रेस भी कहते हैं। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, ठीक है। सम्मेलन को ही कांग्रेस भी कहा जाता है। कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस पार्टी हमारे देश में भी है ना, तो कांग्रेस का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। याद रखना, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या हुआ, कांग्रेस का मतलब हुआ लोगों का समूह। याद रखना, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो ये क्या था, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, ध्यान देना। तो याद क्या किया, नेपोलियन की प्रसिद्धि को बढ़ते देकर के मेटरनिक ने क्या किया, एक सम्मेलन बैठाया जिसको हम वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं। और ये सम्मेलन में क्या हुआ, इसमें 4 देश शामिल हुआ, 4 देश शामिल, है कि नहीं। वियना सम्मेलन में जो है 4 देश शामिल हुआ। कितने देश, 4 देश। उस 4 देश को मित्र राष्ट्र कहा गया या यूरोपीय शक्ति कहा गया। क्या कहा गया इसको, मित्र राष्ट्र या यूरोपीय शक्ति कहा गया। अब याद करो वो 4 देश कौन कौन था, तो याद होगा सबसे पहला मेटरनिक है तो ऑस्ट्रिया होगा ही, ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा और ब्रिटेन, है कि नहीं। तो कौन कौन देश, ये 4 देश, ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा, ब्रिटेन, ये शामिल हुआ। और याद रखना पर्सा जो है जर्मनी का ही एक बड़ा सा क्षेत्र है कि नहीं। तो ये 4 देश शामिल हुआ। और 4 देश, ये पहला पूछता है कि वियना सम्मेलन आखिर कब हुआ, तो ये भी याद रखना, ये 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 ईस्वी में। यानी अब क्या किया मेटरनिक, समझ गया कि अकेला तो इसको नेपोलियन को हराना मुश्किल है, क्योंकि मेटरनिक है मतलब ये जो नेपोलियन भी जो है बहुत खतरनाक दिमाग वाला था।
अब सोच सकता है कि जो 24 साल के एज में सेनापति बन गया और फिर उसके बाद फ्रांस में मौका पाकर के राजा बन गया, जबकि इसका कोई वंश नहीं चल रहा था। और तुमको पता होगा बड़ा कष्ट होता है कि अगर राजवंश है, मान लो कि हमारा वंश चलते आ रहा है, तो आराम से बन जाएगा राजा, उसका बेटा बन जाएगा। लेकिन यह ना किसी राजा के परिवार से था ना कुछ और, लेकिन फिर भी राजा बना। तो सोचो कि कितना जो है समझदारी कितना होगा, है कि नहीं। इसके पास तो ये जो है राजा तो बन गया 1804 में। राजा जब बन गया तो 1815 में क्या हुआ, तो ये मेटरनिक क्या नजर इस पर पड़ गया। तो मेटरनिक ने क्या किया कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस बुलाया और उसमें 4 देश को शामिल किया। 4 देश यानी ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा, ब्रिटेन, ये चारों देश मिल करके एक विचार लाया। क्या विचार लाया कि हम क्यों ना फ्रांस के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दें, क्योंकि फ्रांस उस समय चूंकि नेपोलियन की अथी में जो है, नेपोलियन की अथी में क्या हो रहा था, तो फ्रांस जो है आगे बहुत ज्यादा जा रहा था, है कि नहीं। तो फ्रांस जो है उसके राज में क्या हो रहा था, फ्रांस का ज्यादा वृद्धि हो रहा था। तो देखा कि अगर इस तरह से अगर फ्रांस का अगर अति होते जाएगा, विकास होते जाएगा, तो कहीं ना कहीं यूरोप का अन्य देश भी जो है, अन्य देश भी से प्रभावित होगा और हम जो है नेपोलियन का पूरा जो है नाम हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, तो हम लोगों का मतलब धीरे धीरे जो सब लोग जब चाहने लगा उसको, तो हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। तो इसलिए सोचा कि उसके डर से मेटरनिक को लगा कि अगर मेरा इस तरह से नेपोलियन का और प्रसिद्धि बढ़ेगा तो हम लोगों का प्रसिद्धि घट जाएगा, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। तो इसके डर से इन्होंने क्या किया, बाकी सब देश को भी उकसा करके खड़ा कर लिया, बाकी देशों को भी उकसा के खड़ा कर लिया। कौन कौन देश को, तो ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा, ब्रिटेन, ये चारों देश को ये शामिल कर लिया। चारों देश को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और चारों देश से मिल करके कहा कि हम लोग चारों मिल करके फ्रांस से युद्ध करते हैं, और चारों मिल करके फ्रांस के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। और ये जो युद्ध का घोषणा किया, ये जो युद्ध है, इस युद्ध का नाम ही था वाटरलू का युद्ध। याद रखना, इस युद्ध का नाम क्या था, इस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। और ये युद्ध की घोषणा 1815 ईस्वी में की गई। और 1815 ईस्वी में जब ये युद्ध का घोषणा किया गया, तो अब तुम तो ये तो पता चल गया कि वाटरलू के जो युद्ध है, इस युद्ध में कौन कौन शामिल होगा। इस युद्ध में दो दल होगा। और कोई भी युद्ध जो होता है, ध्यान देना, कोई भी युद्ध जो है उसमें 2 गुट होता ही है, 2 दल होता है, 2 गुट होता है। तो इसमें भी 2 दल था। एक दल में फ्रांस है, और फ्रांस इसलिए है क्योंकि फ्रांस के तरफ से नेपोलियन है, और इस सबको फ्रांस से दिक्कत नहीं है, दिक्कत नेपोलियन से। तो नेपोलियन से इसको लड़ना है, और नेपोलियन यहाँ पर है। और दूसरा देश जो है जिसको हम यूरोपीय शक्ति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यूरोपीय शक्ति, या और नहीं तो क्या कह सकते हैं इसको, मित्र राष्ट्र। और इसमें कई गो देश शामिल है, इसमें 4 गो देश है। चारों देश का नाम ऊपर में लिखा हुआ ही है, कौन कौन, तो याद रखना, ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा, ब्रिटेन, ये 4 देश शामिल है कि नहीं। जब ये 4 देश शामिल है तो ये दोनों में युद्ध हुआ। अब तुम स्वाभाविक सोच सकता है, ये फ्रांस अकेले, इधर 4 गो देश, तो जीत किसकी होगी, किसकी जीत होना चाहिए, तो यूरोपीय शक्ति का जीत होगा। और हुआ भी यही, विजयी हुआ, यानी जीत हुआ किसका, यूरोपीय शक्ति का जो है जीत हो गया। किसका जीत हो गया, यूरोपीय शक्ति का जीत हो गया। जब ये जीत हो गया इसका 1815 के युद्ध में, तो जीत हो गया। तो अब ये जो है, और नियम क्या था पहले का, कि कोई भी राजा अगर जीतता है तो जो हारा हुआ राजा है उसको जो कहेगा वो सुनना पड़ता है, उसको कहेगा गद्दी छोड़ने के लिए गद्दी छोड़ना पड़ता है, समझौता करना चाहेगा समझौता कर सकता है। तो बदले में जब जीत गया तो इन्होंने क्या किया, चारों देश मिलकर के नेपोलियन को बंदी बना लिया। चारों देश में नहीं, ये खास करके मेटरनिक इसको बंदी बना लिया। किसको, नेपोलियन को बंदी बना लिया। जब नेपोलियन को बंदी बना लिया, तो नेपोलियन को बंदी बना करके, है कि नहीं, नेपोलियन को बंदी बना करके एक टापू पर रख दिया। उस टापू का नाम याद करना, क्या था, सेंट हेलेना टापू। क्या नाम था टापू का, सेंट हेलेना टापू। और इस टापू पर इसको कैद करके रख दिया। जब इस टापू पर इसको कैद करके रख दिया, तो उस टापू यानी टापू जो है समुद्र के लगभग जो बीच में चारों तरफ से पानी था, और वहां से अकेले जो है, वहां से अकेले आना मुश्किल था, है कि नहीं। सेंट हेलेना टापू से वहां से अगर कोई सब मान लिया जाए, मान लो सेंट हेलेना टापू से अगर वो चाहता बच के आने के लिए, तो बच नहीं सकता जब तक उसको कोई मदद ना करेगा, है कि नहीं। जब तक उसको मदद कोई नहीं करेगा तब तक उससे कोई निकल के बाहर नहीं आ सकता। और नेपोलियन को वहीं कैद कर लिया गया। जब सेंट हेलेना टापू पर कैद कर लिया गया, तो कैद करने के बाद हुआ क्या कि 1815 में इसको कैद करके रख दिया। कब कैद किया, तो सेंट हेलेना टापू पर 1815 में कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो तुम सोचो वहां पर जो कैद किया गया, तो वहां पर उसको ना अच्छा खाना मिलता था, ना अच्छा पानी मिलता था, कुछ नहीं अच्छा मिलता था। इस वजह से उसका जो है 5 मई 1821 में इसका मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु, 5 मई, ध्यान देना, 5 मई 1821 को जो है नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। जब नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु 5 मई 1821 को हुआ। लेकिन याद करना, यह युद्ध जो 1815 में ही हुआ था, यानी इसका मतलब स्पष्ट है 1815 में फ्रांस की गद्दी खाली है, फ्रांस की गद्दी खाली है ना। तो जब 1815 में गद्दी खाली हो गया तो हुआ क्या, 1815 में जैसे गद्दी खाली हुआ तो मेटरनिक, चूंकि मेटरनिक वहां नेतृत्व करता था। ये जो तुम देख रहा है वियना सम्मेलन, इसका जो मेजबानी कौन किया था, मेजबानी कह दो या इसी को कह दो अध्यक्षता। जितना पॉइंट लिख रहे हैं इसका ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये याद रखना। और तुम नहीं विश्वास है तो जा करके किताब में आज देखना, हिस्ट्री के किताब, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव से देखना, साल बाय साल तुमको दिया रहेगा। और ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं वियना सम्मेलन का मेजबानी अध्यक्षता, ये तो 1 से ज्यादा बार पूछा हुआ है। ये जो लिखे तुमको मेटरनिक क्या था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये 1 से ज्यादा बार पूछा, ये खास करके इंपोर्टेंट है कि नहीं। तो क्या बताया कि वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया, तो मेटरनिक किया। जब मेटरनिक ने मेजबानी किया तो मेटरनिक अब लीडिंग में है, मेटरनिक जो चाहेगा वो होगा। तो मेटरनिक क्या किया, फ्रांस पर एक नया राजा को बैठा दिया। किसको बैठा दिया, एक नया राजा को, और वो राजा का नाम था लुई 18वां। क्या नाम था, लुई 18वां। याद रखना, लुई 18वां को किसने राजा बनाया, तो लुई 18वां को जो है, तो यहाँ ध्यान देना, चलते आ रहे थे यहाँ से लुई 14वां से, लुई 14वां था, लुई 15वां था, तीसरा नंबर राजा लुई 18वां था, सॉरी लुई 16वां था, और फिर उसके बाद चौथा नंबर पर बना लुई, ये नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन इस बीच में जो 1789 से 1804 में गद्दी खाली था, तो यहाँ पर तो किसी कोई भी राजा नहीं था। तो इस बीच में क्या हुआ था, तो इस बीच में जो है संवैधानिक मतलब राज था, ये कहो तो प्रजातंत्र था यहाँ पर,
क्या था यहाँ पर, यानी प्रजातंत्र था। क्या था यहाँ, प्रजातंत्र कह दो या यहीं पर कह दो लोकतंत्र था, है कि नहीं। यानी इस बीच में कोई राजा नहीं था फ्रांस में, इस बीच में क्या था, तो कोई राजा नहीं था, बल्कि इस बीच में कौन था, तो यहाँ पर लोगों का शासन था, लोगों का शासन, कोई ना प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं, तो ये शासन था, है कि नहीं। ये तो समझ गया। उसके बाद चौथा नंबर पे आ गया नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट को तो ये सब जो है कैद करके रख लिया, 1815 के युद्ध में हरा दिया, और हराया तो गद्दी खाली हो गया 1815 में। तो 5वां नंबर पर जो राजा बना वो कौन था, तो लुई 18वां था। कौन था बताओ, लुई 18वां। चले ध्यान देना, अब लुई 18वां है। अगला क्या है, ध्यान देते चला। तो अगला जो लुई 18वां है, ध्यान दो, ये जो लुई 18वां था, तो लुई 18वां को किसने बनाया राजा, तो इसको जो है राजा बनाया मेटरनिक ने। किसने बनाया, तो इसको मेटरनिक ने जो है राजा बनाया। किसने बनाया राजा, मेटरनिक ने राजा बनाया। लेकिन इसी के साथ तुम देखो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर देखने को मिला। पहला क्या, तो देखो कहीं ना कहीं बुर्बो राजवंश खत्म हो चुका था। बुर्बो राजवंश है क्या अभी, बुर्बो राजवंश खत्म हो चुका था, और बुर्बो राजवंश के बाद लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। लेकिन इसी बीच तुम देखो तो फिर से लुई 18वां आ गया, और लुई 18वां किस वंश का था, किस वंश का था लुई 18वां, तो याद रखना लुई 18वां जो है ये बुर्बो राजवंश का था। किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का। और इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना कब हुआ, क्या पूछता है कि बुर्बो राजवंश का, ये बुर्बो राजवंश से था ना, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, तो बुर्बो राजवंश जो है, याद ध्यान देना, तो क्वेश्चन पूछता है कि बुर्बो राजवंश का जो है पुनर्स्थापना कब हुआ। तो पुनर्स्थापना तो जो है वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू के युद्ध में जो है ये सब जीता यूरोपीय शक्ति, तभी ना फिर से लुई 18वां को बना दिया। तो पुनर्स्थापना कब हुआ, 1815 में। किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद, तो वाटरलू के युद्ध के बाद, है कि नहीं। तो 1815 में फिर से जो है किस वंश का स्थापना हो गया, बताओ किस वंश का, बुर्बो राजवंश का। तो बुर्बो राजवंश का स्थापना हो चुका है, तो स्थापना हो चुका है। तो अब लुई 18वां जो है इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो याद रखना इसका शासनकाल 1815 से लेकर के 1824 तक ये शासन किया, और 1824 तक ये शासन में रहा। कब तक शासन में रहा, 1824 तक शासन में रहा। और इस बीच में तुम देखो 1815 से लेकर कब तक, 1824 तक ये शासन में रहा। 1815 से लेकर कब तक, 1824 तक ये शासन में रहा। और इसके शासनकाल में ज्यादा जनता को परेशानी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर कोई आंदोलन, कोई विद्रोह वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ तक हम जो है देख चुके थे, है कि नहीं। अब यहाँ से तुम बताओ लुई 18वां के बाद अगला कौन आएगा, तो लुई 18वां के बाद जब लुई 18वां का शासनकाल खत्म होता है, तब अगला जो राजा आता है 6ठा नंबर का राजा, वो था तुम्हारा चार्ल्स दशम। याद रखना चार्ल्स दशम को तुम ऐसे भी लिख सकता है चार्ल्स एक्स, क्या लिख सकते हैं, चार्ल्स एक्स, यानी तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ल्स दशम। तो पहला चीज चार्ल्स दशम कब राजा बना, तो 1824 में राजा बना, और 1824 से 1830 ईस्वी तक ये राजा रहा। कब से कब तक राजा रहा। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, हम लिखे भी यहाँ पर फ्रांस में दूसरा क्रांति कब हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि जो क्रांति होने वाला है चार्ल्स दशम के शासनकाल में होने वाला है। किसके शासनकाल में होने वाला, चार्ल्स दशम के शासनकाल में होने वाला है, ध्यान देना। अब देखो क्या अगला, चार्ल्स दशम, सुना ध्यान से। अब चार्ल्स दशम के बारे में क्या है, तो चार्ल्स दशम भी कहीं ना कहीं देखो इसका ये जो राजा था चार्ल्स दशम, ये जो फ्रांस में जैसे राजा बना, तो ये जो चार्ल्स दशम है ये भी पहला चीज यही पूछेगा ये किस राजवंश से था। तो याद रखना ये जो चार्ल्स दशम भी जो है ये बुर्बो राजवंश ही है। चार्ल्स दशम कहाँ किसका राजा था, ये बुर्बो राजवंश ही था। किस राजवंश का था ये, तो ये बुर्बो राजवंश का, बुर्बो राजवंश के का किस राजवंश से था बताओ, बुर्बो राजवंश ही था। और ये चार्ल्स दशम ने क्या किया, तो याद रखना चार्ल्स दशम जो है तो ये जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहा, यानी जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया। क्या किया इन्होंने, तो जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया, यानी जनता को ही जो है ये जो है क्या हुआ, अब छुट्टी होगा बैठना। चलो अब चार्ल्स दशम क्या हुआ, ध्यान देना। चार्ल्स दशम जो है, चार्ल्स दशम राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक भावना को दबाने का प्रयास किया। जनतांत्रिक भावनाओं को क्या किया, भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, का दबाने का, हाँ दबाने का प्रयास किया। यानी ये जो है कहने का मतलब हुआ कि चार्ल्स दशम चाहता था कि कोई भी राष्ट्र के बारे में नहीं सोचे, राष्ट्रीयता किसी में नहीं आए। राष्ट्रीयता आएगा तो वो सब जो हमको मतलब कि हम हमसे विद्रोह कर सकता है। राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का शुरुआत किया, यानी जनता के विचारों पर नहीं चलता था, अपना मनमानी करता था, ये तो था ही। उसके साथ साथ ये क्या किया, ये जो अपना प्रधानमंत्री, याद रखना ये जो है ये पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। किसको प्रधानमंत्री चुन लिया, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है पोलिगनेक, ठीक है याद रखना पोलिगनेक, नेक का क्या होगा, ठीक है कौन सी ज्यादा कर रहा है, अच्छा 5 मिनट चलो देखो, चलो सुनो यार देखो ये जो है किसको प्रधानमंत्री बनाया बताओ, तो ये जो है पोलिगनेक को, किसको, ये पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बना दिया प्रधानमंत्री, तो पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। और पोलिगनेक भी जो है जनता के विचारों को दबाना ही चाहता था, और ये भी जो है पोलिगनेक भी जो है, और पोलिगनेक भी कैसा था, तो ये भी जनता के विचारों को दबाने का पूरा प्रयास किया। जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया। क्या किया इन्होंने, जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया, ठीक है, और दबाने का प्रयास किया। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ये जो है
चार्ल्स दसम, इन्होंने क्या किया, जो लुई 18वां का नागरिक संहिता था उसको खत्म करके एक नया स्थापना किया। क्योंकि लुई 18वां ने एक जो है संहिता लागू किया था, जैसे नेपोलियन ने किया था ना, तो लुई 18वां ने भी एक संहिता लागू किया था जिसको हम कहते हैं जो है नागरिक संहिता। किसका नागरिक संहिता? ये लुई 18वां का नागरिक संहिता। देखो कोई भी राजा बनता है तो अपना कुछ नियम कानून चलाएगा ना, तो लुई 18वां भी जो है कि लुई 18वां भी अपना एक नागरिक संहिता लागू किया था। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स दसम, लुई 18वां का कम से कम जो है नागरिक संहिता बढ़िया था। ये क्या किया लुई 18वां का, किसका, तो लुई 18वां का जो है नागरिक संहिता को हटा करके अभी जाति वर्ग की स्थापना कर दिया। क्या कर दिया, लुई 18वां का जो है नागरिक संहिता हटाकर क्या किया, हटाकर जो है नागरिक संहिता को हटा करके अभी जाति वर्ग की स्थापना कर दिया। कौन सा वर्ग का, अभिजात वर्ग की स्थापना। और अभिजात वर्ग की वैसे वर्ग को कहा जाता है की स्थापना किया। और इसमें जो अभिजात वर्ग, अभिजात मतलब एक ऐसा वर्ग बना दिया जो कि मतलब सबसे अलग था। जैसे अमीर सबके लिए विशेष अधिकार दे दिया, अमीर सबको विशेष अधिकार दे दिया। अमीर का बात सुनता था लेकिन गरीबों को न वोट देने का अधिकार दिया, न शिक्षा लेने का अधिकार दिया। यानी इन्होंने क्या किया, अमीरों को जो विशेष अधिकार दे दिया, अमीरों को विशेष अधिकार। मतलब है जैसे देखो आजकल होता है ना कि अमीर कोई काम कराने गया तो उसका एक बार में हो जाता है और गरीब सब लाइन में लगा रहता है। तो ये व्यवस्था इसने लाने का प्रयास किया, यानी अमीर के लिए विशेष अधिकार दे दिया। अगर कहीं भी अमीर का कोई काम है तो उसका पहले काम होगा, उसको छूट ज्यादा मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए गरीब को। इन्होंने क्या किया, अमीर को विशेष अधिकार दे दिया। क्या दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया। और गरीब को, किसको, गरीब को, किसान को, है कि नहीं, और महिलाओं को, गरीब किसान महिलाओं और मजदूर सबको जो है महिलाओं को वोट देने तथा शिक्षा से वंचित रखा। किसे, शिक्षा से भी दूर रखा, मतलब इसको शिक्षा भी नहीं लेने दे रहा था, वंचित कर दिया। ठीक है, मतलब उसका कहना था कि गरीब लोग पढ़ के क्या करेगा, गरीब लोग, महिला लोग, इस सबको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, नहीं वोटिंग करने का। तुम सोचो अमीर को ज्यादा अधिकार दिया और अमीर वोट गिराएगा तो जीत तो इसी का ना होगा, क्योंकि अमीर का बात कर रहा है, अमीर का बात सुन रहा है। तो ये हो गया, अमीर को विशेष अधिकार दिया। तब अंतिम में जो है, और हद तब हो गया जब इन्होंने क्या किया, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, कब, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को एक अध्यादेश, मतलब जो है 4 अध्यादेश जारी कर दिया। कितने अध्यादेश, 4 अध्यादेश जारी कर दिया, जिससे उदार वर्ग को ज्यादा परेशानी हो गया, है कि 4 अध्यादेश जारी कर दिया। क्या अध्यादेश बताओ, 4 अध्यादेश बताओ, कितने अध्यादेश, तो 4 अध्यादेश जो है जारी कर दिया। और 4 अध्यादेश जारी कर उदार तत्वों का गला घोटने का काम किया। उदार तत्वों का क्या किया, उदार तत्वों का गला घोटने का मतलब समझ आया ना। जो उदार लोग थे, जो उसको मतलब अच्छा मानता था, जो मतलब कि उदारवादी था, जो देश का भला चाहता था, उसका विरोध में हो गया ये, है कि नहीं। उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। ठीक है, 4 अध्यादेश जारी करके क्या किया, उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। और हुआ क्या, और इसी के उपलक्ष्य में जो है याद रखना, और हुआ क्या, इसके शासन से त्रस्त होकर के 28 जून, याद रखना, 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में जो है गृह युद्ध हो गया आरंभ। कब हो गया गृह युद्ध आरंभ, बताओ क्या तारीख को, 28 जून 1830 को जो है फ्रांस में क्या हो गया, तो 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में जो है, फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया, युद्ध, गृह युद्ध समझता है किसको कहते हैं, गृह युद्ध उसको कहते हैं जैसे देश के अंदर जो युद्ध होता है, तो गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया। और जब गृह युद्ध आरंभ हो गया तो इसी के जस्ट बाद 28 जुलाई 1830 को वही जो गृह युद्ध है वो जो है जुलाई क्रांति में बदल गया। किसमें बदल गया, और यही आगे चल करके जुलाई क्रांति में बदल गया। 28 जून 1830 को फ्रांस को में गृह युद्ध आरंभ हो गया। और यही जो है, और यही गृह युद्ध क्या हो गया, तो यही गृह युद्ध जो है जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में उभरा। किस रूप में, जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। और रूप में जब जुलाई 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया, है कि नहीं, तो बताओ कि यहाँ पर जब क्रांति होगा, यानी जनता फिर से क्रांति कर दिया। कब, जुलाई 1830 में जब क्रांति किया, तो तुम सोचो क्रांति का परिणाम क्या होगा। जनता तो सीधे, सबको डर था, इसको भी, चार्ल्स दसम को भी डर हो गया कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही वही हो जाए जैसा लुई 18वां के साथ, मतलब लुई 16वां के साथ हुआ, कहीं हमको भी गिलोटिन पर ना चढ़ा दे। तो इस वजह से क्या हुआ, चार्ल्स दसम वहां से भाग खड़ा हुआ। चार्ल्स दसम क्या किया, वहां से भाग गया, और भाग करके कहाँ जाएगा, तो बस अंतिम में पायदान इंग्लैंड ले जाएगा। तो जितने भी लोग भागते हैं प्राय वो इंग्लैंड में ही भागते हैं। और तुम देखो तो देश का भी जो नेता सब है, तुम सुना होगा विजय माल्या का नाम, नीरव मोदी का नाम, वो इंग्लैंड में ही भागा। क्यों भागा, इंग्लैंड संरक्षण देता है सबको, है कि नहीं, मतलब करोड़ों रुपया भारत से लूट करके सब भाग के कहाँ चले गया, इंग्लैंड में जाकर यासी करता है एकदम, है कि नहीं। तो ये लोग भी, इसमें भी कौन, तो चार्ल्स दसम भागा, और चार्ल्स दसम भाग के कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया। तो चार्ल्स दसम जो है, चार्ल्स दसम कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, अपना गद्दी छोड़ के कहाँ भाग गया। क्यों भाग गया इंग्लैंड, क्योंकि उसको डर यही सताने लगा, अगर हम यहाँ रहे तो कहीं ना कहीं हमको भी कोई ना कोई जनता जो है गिलोटिन पर न चढ़ा दे। क्या समझ में आया कि नहीं। और जैसे ये चार्ल्स दसम खत्म हुआ, चार्ल्स दसम के जस्ट बाद अगला आ जाता है 1830 के बाद, जस्ट इसके बाद लुई फिलिप आ जाता है कि नहीं, लुई फिलिप आ जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो।